गुड मॉर्निंग बच्चों, नमा संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों के बीच रखेंगे। इसके पिछले 2 वीडियो में हमने संस्कृत ग्रामर का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 दे दिया है। आज के वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण को बताते हुए वर्ण परिचय, वर्ण के भेद और वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्ण कितने प्रकार के हैं, उन सभी विषय मतलब कि तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। आशा है कि आप इसे पढ़कर और सुनकर लाभान्वित होंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम जानते हैं और देखते हैं, और आप हमारी बात को भी सुनने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए जैसा कि हमने लिख दिया है संस्कृत व्याकरण, और क्या लिखा है, वर्ण परिचय। संस्कृत व्याकरण की पहली कड़ी, पहली शुरुआत कहाँ से होती है? वर्ण से शुरू होती है। नहीं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं वर्ण परिचय। और वर्ण परिचय हम व्याकरण से शुरुआत करेंगे। किससे हम शुरुआत करेंगे? व्याकरण से। ठीक है, तो जैसा विद्वानों के अनुसार जो परिभाषा दी जाती है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम जानने की कोशिश करें। तो व्याकरण के बारे में बताया गया है कि व्याकरण एक शास्त्र है। क्या है? एक शास्त्र है। और उस शास्त्र को पढ़ने से, अगर हम पढ़ेंगे तो उस शास्त्र को पढ़ने से, अध्ययन करने से, अध्यापन करने से हमें भाषा की मूल प्रकृति का बोध होता है। इसका भाषा की मूल प्रकृति, बनावट और उसके शुद्ध शुद्ध प्रयोगों का समुचित ज्ञान होता है। किसका? अर्थात व्याकरण वह माध्यम है, व्याकरण वह विषय वस्तु है जो हमें भाषा का समुचित प्रयोग, भाषा की मूल प्रकृति और भाषा का शुद्ध शुद्ध प्रयोग कहाँ होता है, उसका वास्तविक जो ज्ञान देता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। दूसरे अर्थों में अगर हम जानने की कोशिश करें कि व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है, यह भी बात उपस्थित हो सकता है कि आखिर हम व्याकरण को क्यों पढ़ें। ठीक है, तो दूसरे अर्थों में बताया गया कि जो हमें भाषा का सम्यक ज्ञान देता है, सम्यक ज्ञान कराता है। सम्यक का मतलब एक्यूरेट, उचित, है ना। जो भाषा का उचित ज्ञान कराता है वह क्या है? व्याकरण है। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। यहाँ लिखी भी गई है। अब है कि भाषा का जब समुचित ज्ञान कराता है, इस कारण से व्याकरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, एकदम अति उपयोगी चीज है। ठीक है, तो यह करता क्या है और यह है क्या? तो व्याकरण भाषा की कुंजी है। कुंजी माने समझते हैं? चाबी है। ठीक है, जैसे हम घर में जब प्रवेश लेते हैं तो वहाँ जब ताला दरवाजे पे लटका होता है तो हम कुंजी की सहायता लेते हैं, चाबी की सहायता लेते हैं, तो हम घर में प्रवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार व्याकरण जो है भाषा की क्या है? चाबी है। वह भाषा को खोलने का काम करता है, उद्घाटित करने का काम करता है हम सबों के बीच। ठीक है, व्याकरण भाषा की कुंजी है। यह भाषा को उद्घाटित कर हमारे बीच लाने का काम करता है, प्रस्तुत करने का काम करता है। तो इस कारण हमारे लिए व्याकरण बहुत ही जरूरी है। अब अगर कोई सवाल कर दिया कि हम व्याकरण क्यों पढ़ें, व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है, तो एक ही बात आती है कि व्याकरण पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि व्याकरण जो है भाषा की कुंजी है, और बगैर व्याकरण रूपी कुंजी के हमें भाषा का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कारण से व्याकरण पढ़ना नितांत आवश्यक है। बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान संभव है ही नहीं। ठीक है, अब
आगे बढ़ते हुए व्याकरण को मूलतः 3 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ऐसे तो व्याकरण को 5 भाग में बांटा गया है, छंद विचार, चिन्ह विचार, लेकिन मुख्य रूप से जो व्याकरण का अंग है, भाग है, जो बांटा गया है वो 3 भाग में बांटे गए। किन कौन कौन भाग है? तो पहला भाग है हमारा वर्ण विचार, दूसरा भाग कौन है? हमारा शब्द विचार, और तीसरा भाग हमारा कौन है? वाक्य विचार। ये 3 विचार के अंतर्गत हमारा पूरा व्याकरण को क्या होता है? खत्म होता है। और इन तीनों विचारों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो सारगर्भित है, वो हमारा शब्द विचार है। क्योंकि अगर हम शब्द विचार पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द इत्यादि सारे शब्दों का हमें आकलन और ज्ञान होता है। तीसरा जो है वाक्य विचार। तो आइए हम व्याकरण के वर्ण विचार को जानते हुए हम वर्ण का परिचय लेते हैं, वर्ण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आती है कि वर्ण विचार क्या है? तो व्याकरण वर्ण विचार जो है वह व्याकरण का एक विभाग है, व्याकरण का एक हिस्सा है। ठीक है, एक विभाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, उस हिस्से में, उस विभाग में हमें वर्ण से संबंधित तमाम जानकारियां मिलती है, वर्ण से संबंधित तमाम जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ें। वर्ण विचार के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्ण के बारे में, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल, यानी कि भाषा का जो मूल ध्वनि होगा वो वर्ण होगा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब इसमें कुछ और आइए हम देखते हैं। संस्कृत में देखते हैं, भाषाणाम सूक्ष्मतमः इकाई वर्णः कथ्यते। अर्थात यह हमें बता रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई सूक्ष्मतमः, है ना, भाषा का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा भाग जो है वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, दूसरे अर्थों में हम लें, परिभाषा हर एक प्रकार से आ सकता है ना। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, और अक्षर जब कहते हैं तो अक्षर की जब परिभाषा निकलती है वह इस प्रकार है, न क्षरति इति अक्षरः। न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर है। अर्थात जिसका क्षरण ना हो, जिसका विनाश ना हो, है ना, उसको अक्षर। जैसे कि पहली परिभाषा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे वर्ण के भेद। क्या बढ़ेंगे? वर्ण के भेद। तो यहाँ बात निकल कर आती है, वर्णस्य भेदः द्वि, यानी कि 2 भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन? जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है, और दूसरा जो हमारा वर्ण है वो कौन है? वो व्यंजन वर्ण है। ठीक है, फिर से एक बार, वर्ण के कितने भेद? वर्ण को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया। पहला जो है वो स्वर वर्ण है, और दूसरा क्या है? वो व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब हम आगे इसकी ओर देखते हैं, स्वर वर्ण क्या है। ठीक है, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है, क्या स्वर वर्ण के प्रकार होते हैं, उन सब तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण की परिभाषा जो आती है उसकी परिभाषा संस्कृत में स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या निकल कर आती है? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। ठीक है, अर्थात स्वयं माने अपने आप, राजन्ते मतलब राजित होता है। कौन राजित होता है? स्वरा। कौन राजित होता है? स्वरा। यानी कि स्वर एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलने में किसी वर्ण की सहायता या आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। यानी कि वैसा वर्ण
जो किसी की मदद, किसी की सहायता नहीं लेता। हमने वही परिभाषा दिया है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, अर्थात जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण, यानी कि स्वर वर्ण किसी की सहायता नहीं लेता है। अब हम आगे जानेंगे स्वर के प्रकार। क्या जानेंगे? स्वर के प्रकार, स्वर के भाग, स्वर के भेद, जो भी कहिए, ठीक है। तो स्वर के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है, कौन होता है? प्लूत स्वर होता है। कौन स्वर? प्लूत स्वर होता है, ठीक है। पहला वर्ण का पहला जो भेद है, पहला जो भाग है, पहला जो प्रकार है वह है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लूत है। अब ह्रस्व क्या है? ह्रस्व को समझिएगा। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? छोटा। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से परिभाषा भी निकल कर आ जाती है कि वैसा स्वर जिसको बोलने में हमारी प्राणवायु, हमारे श्वास की जो मात्रा होती है वो कम लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में श्वास की मात्रा, प्राणवायु ज़्यादा लगती है, जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, आप बोल के भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक है तीसरा जो है प्लूत है। तो प्लूत स्वर जो है ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा इसमें ज़्यादा जोर लगता है, ठीक है। अब हम ह्रस्व को देखते हैं। तो ह्रस्व कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? आ है, ई है, हर्षऊ है, री है ना। इसको हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल स्वर। किसको? ह्रस्व स्वर को क्या कहेंगे हम? मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ माने बड़ा स्वर। इसको जब बोलेंगे तो प्राणवायु ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? वो 7 हो जाते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन है? आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, ए है, ऐ, ओ और औ है। तो इसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो यहाँ 7 और 4 कितने हो गए? 11। यानी कि कुल मिलाकर जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। अब आप कहिएगा सर 11, हम तो बचपन में पढ़े थे 13। हाँ, 13 होती है, लेकिन वो 13 में जो अनुस्वार और विसर्ग आता है, अंग और अह आता है, वो अयोगवाह है, ठीक है। उसके बारे में भी आगे बताई जाएगी, अयोगवाह की परिभाषा। अब हम देखते हैं प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर एक ऐसा स्वर है जिसको पुकारने, बुलाने, संबोधन करने में, या हम कहें इसका प्रयोग अधिकतर वेद मंत्र पाठों में किया जाता है, लेकिन इसकी गणना व्याकरण के दृष्टिकोण से की जाती है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे जो है व्यंजन वर्ण की चर्चा करेंगे और तत्पश्चात फिर हम वर्णों के उच्चारण स्थान को भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण को, ठीक है। स्वर को तो हम बता ही चुके हैं, अब हम व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद या प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन ये स्वर का दूसरा भाग है, दूसरा भेद है। स्वर वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर हम बता चुके हैं, अब हम व्यंजन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो व्यंजन के बारे में बताया जा रहा है, यस्य उच्चारणे स्वरस्य योगदानं भवति। यस्य उच्चारणे स्वरस्य योगदानं भवति, अर्थात जिसके उच्चारण में स्वर का योगदान होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना बोला ही नहीं जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि जिसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो ही नहीं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते
ठीक है। आगे कहा जा रहा है व्यंजन के बारे में, अनवग भवति व्यंजनम। पहला हम क्या बोले, यस्य उच्चारणे, यस्य माने जिसका, उच्चारण में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है, स्वरस्य, स्वर का योगदान होता है, ठीक है। और दूसरी बात बताई जा रही है अनवग भवति व्यंजनम, मतलब बिना ये स्वर के बोला नहीं जा सकता। व्यंजन जो है वह स्वतंत्र रूप में नहीं बोला जा सकता, इसको हम जब भी बोलेंगे तो हमें स्वर की सहायता लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है ना, तभी वो व्यंजन कहलाता है, ऐसे वो व्यंजन नहीं कहलाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अगर हम पूरा क लिखेंगे, है ना, तो उसमें क प्लस अ, क में हलंत प्लस अ, ये जब वर्तनी ज्ञान, जब वर्ण विच्छेद होता है तब ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। लेकिन व्यंजन बिना स्वर के कभी बोला नहीं जाएगा, जैसे क हलंत प्लस अ, च हलंत प्लस अ, है ना। और आगे है व्यंजन को हल भी कहा जाता है, जहाँ स्वर को अच कहा जाता है। ये शब्द रूप में बात समझ में आती है, अचंत है कि हलंत है, स्वरांत है कि व्यंजनांत है ना। तो स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है, और जो जिस प्रकार से कहा जाएगा उसका रूप भी वैसा होता है, ठीक है। तो व्यंजन को हल कहा जाता है, और हल से बनता है हलंत, अच से बनता है अचंत, ठीक है। अब हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। क्या जानेंगे? व्यंजन के प्रकार। जैसे स्वर के 3 प्रकार हुए, व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। तो पहला व्यंजन जो है हमारा हुआ है स्पर्श। कौन? पहला व्यंजन वर्ण कौन है? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। दूसरा है अंतहस्थ, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब हम आइए स्पर्श को देखें। यहाँ साफ बताया जा रहा है क से लेकर म तक, क से लेकर के म तक कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए, यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। हमारे वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, और एक वर्ग में 5 अक्षर होता है, 5 वर्ण होता है, तो 5 पचे 25 हो गए। स्पर्श कितने हो गए? 25। वही बात संस्कृत में बताई जा रही है, कादयो मावषाणाः स्पर्शः, कादयो मावषाणाः स्पर्शः, यानी कि क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आ जाते हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। और स्पर्श यह से इस कारण से भी कहा जा सकता है कि हम जब भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हम सुर लहरी लगाते हैं, अनुतान लगाते हैं, तो हमारी जिह्वा मुख के अंदर कहीं ना कहीं सटती है, सट करके उच्चारण होती है, इस कारण से वो स्पर्श भी कहा जाता है। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि कौन वर्ण की उच्चारण कहाँ से होता है, और यह परीक्षा उपयोगी भी है, ठीक है। तो क्या बताया गया? कादयो मावषाणाः स्पर्शा, स्पर्शा यानी कि क से लेकर के म तक जितने वर्ण आते हैं, चाहे वो क ख ग घ ङ हो या च छ ज झ य, ठीक है। अब हम आते हैं अंतहस्थ। क्या आते हैं? अंतहस्थ। तो अंतहस्थ के बारे में कहा गया य र ल व अंतहस्था, य र ल व अंतहस्था। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी हो गई? 4, यानी कि य र ल व, है ना। और एक बात और, अंतहस्थ को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या? अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे हम एक और है ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म है, ठीक है। तो ऊष्म में का कौन आ गया? श, श, स, हा, है ना। सस, शस, सहा, ऊष्माणः, यानी कि ऊष्म के अंतर्गत तीनों स्व आएंगे। एक स्व जो हमारा मूर्धन स्व होगा, दंत स्व होगा और तालव्य स्व होगा। पहले कौन सा होगा? तालव्य स्व, मूर्धन्त स्व और दंत स्व, उसके बाद हा। तो यहाँ भी इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ये ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4, और अंतहस्थ की भी 4 है, स्पर्श की कितनी है? 25, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्पर्श कितने हो गए? 25।
संस्कृत में भी बताया गया गई उसकी परिभाषा, कादयोम अवसाण स्पर्शा, क से लेकर के माँ तक 25 हो गए। अंतहस्त य र ल व, जिसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, 4। उसके बाद आती है उष्म व्यंजन, तालव श, दंत श, मूर्धन स और दंत श। तो ये उष्म का जब हम उच्चारण करेंगे, ऐसे उष्म का मतलब गर्म होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु क्या लगती है, ज्यादा लगती है ना। तो उच्चारण के आधार पर भी देखें तो स्वर के 3 भाग, व्यंजन के भी 3 भाग, जहां हरस दीर्घ और प्लुत, तो यहाँ स्पर्श, अंतहस्थ और उष्म आ गया। अब हम यह कह सकते हैं कि इन तीनों के अलावे व्यंजन का एक भाग और होता है जो हमें हिंदी में पढ़ना पड़ता है, वह होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। कौन व्यंजन बच्चों, संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं, 4। संयुक्त का मतलब 2 से मिला हुआ, 1 से अधिक वर्णों से जो मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो वर्ण है वो भी 4 हैं। वो कौन कौन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और कौन है, स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इनको हम रखते हैं किस श्रेणी में, संयुक्त की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए, कहता है अल्प प्राण और महाप्राण। जो हमारा पूरा वर्णमाला है इसको 2 भाग में बांट दिया गया। पहला भाग अल्प प्राण हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प माने कम, महा माने ज्यादा। तो इसी आधार पर जो परिभाषा निकलती है कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि 5 वर्ग हुए, है ना, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है, 5वां अक्षर जो होता है, वो अल्प प्राण होता है। और अल्प प्राण के अंतर्गत य, र, ल, वो भी आएंगे, क्योंकि इसका अलग नाम क्या है, अर्धस्वर है, ठीक है। और महाप्राण क्या है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का, जैसे क, ख, ग, घ, अंग हम करेंगे तो वहां दूसरा ले लेंगे और चौथा ले लेंगे, ठीक है। च, छ अगर हम लिखेंगे तो उसका दूसरा और चौथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, चौथा अक्षर जो होता है, वो महाप्राण होता है। और महाप्राण में उष्म भी आते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों के उच्चारण स्थान को बताएंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा तक देखिए, अंत तक देखिए और लाइक्स और कमेंट करते रहिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। अगले वीडियो में हम वर्णों के उच्चारण स्थान को बताएंगे।